नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका है दो चर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। जैसे x + 3 = 10। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें चर आपका x है और x की घात 1 है, इसलिए आपका रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर हम इसे लिख दें y + 2 = -5, इसे आप देखेंगे तो इसमें भी चर y है, चर y की घात 1 है, इसलिए यह भी लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण होगा। हमें दो चर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। दो चर रैखिक समीकरण, इसका मतलब कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। जैसे x + y = 3, इसे आप देखेंगे तो इसमें x और y दो चर है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 3x - 5y = 7। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें चर की घात 1 और दो चर है, तो चर की घात 1 होने के कारण इसको हम लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण कहेंगे। और दो चर है, इसलिए हम कहेंगे दो चर रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण का मतलब दो चरों वाला ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो। अगर दो चर रैखिक समीकरण का दो समीकरण आपको दिया गया है, जैसे x + y = 7, x - y = 3, तो यहाँ से आप देखेंगे एक दो चर रैखिक समीकरण ये है और दो चर रैखिक समीकरण ये है। जब दो चर रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया हो तो उसे हम बोलते हैं दो चर रैखिक समीकरण का युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का मतलब समीकरणों का युग्म अर्थात जोड़ा। अब हम ये देखेंगे दो चर रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अगर सिंगल समीकरण होता है तो उसका मानक रूप होता है ax + by + c = 0, जो हम क्लास 9th में पढ़ भी चुके हैं। लेकिन यहाँ से देखिए युगपत समीकरण के बारे में पढ़ना, इसका मतलब दो समीकरण रहेगा। तो जब दो समीकरण रहेगा तो हम कर देंगे a1x + b1y + c1 = 0। एक ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। ये दो चर रैखिक समीकरण के मानक रूप हैं। इसमें x और y चर है, a1 b1 c1 अचर है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। उसी प्रकार इसमें भी x y चर है, a2 b2 और c2 कोई अचर है अर्थात वास्तविक संख्याएं हैं। अगर अब हम बात करें दो चर रैखिक समीकरण के हल के बारे में कि दो चर रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अगर केवल एक समीकरण दिया है ax + by + c = 0, तो आप पढ़ चुके हैं कि दो चर रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका मतलब कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले कई x और y के मान मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर इसको 1 और 2 संतुष्ट कर रहा है तो 1 और 2 इस समीकरण का एक हल हो जाएगा। 2 और 3 संतुष्ट कर रहा है तो ये भी इसका हल हो जाएगा। दो चर रैखिक समीकरण अगर एक दिया है तो उसके अनेक हल होंगे, लेकिन अगर दो दिया गया है, युग्म दिया गया है, तब उस स्थिति में कितने हल होंगे उसके लिए हम देखेंगे। देखिए दो चर रैखिक समीकरण के हल के बारे में जानने से पहले हम इसके ग्राफी निरूपण के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं दो चर रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है। अब इसका भी एक सरल रेखा होगा और इसका भी एक सरल रेखा होगा।
दो सरल रेखाएं हो गई, और जब दो सरल रेखाएं हो गई तो दो सरल रेखाओं के आपस में कितनी स्थित बन सकती है? या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी अर्थात काटेंगी, या तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, या ऐसा होगा है कि पहली रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी चली जाए। दो चर रैखिक समीकरण के हल के बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं दो चर रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं अगर एक समीकरण है तब, लेकिन यहाँ पर देखिए युगपत समीकरण है। तो आप जानते हैं दो चर रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इसका मतलब एक सरल रेखा हो जाएगा इसका और एक सरल रेखा हो जाएगा इसका। मान लीजिए अब यल और यम ये दो रेखाएं हो गई, एक इसका है और एक इसका है। अब इसमें कितने कंडीशन बन सकते हैं? या तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, एक कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, या एक ऐसा हो सकता है कि जिस पर पहली रेखा गई है उसी पर दूसरी रेखा भी चली जाए। तो तीन कंडीशन बन सकता है, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी अर्थात काटेंगी, या दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, या दोनों एक दूसरे पर ही रहेंगे। इसको बोलते हैं संपाती। जब एक रेखा पर ही दूसरी रेखा हो तो उसे हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। अब अगर हम बात करें कि इसके कितने हल होंगे, तो अगर हम हल की बात करें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को चूंकि केवल एक बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए इस समीकरण का केवल एक हल होगा। इसे हम बोलेंगे अद्वितीय हल, अर्थात अकेला रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो उस समीकरण के अद्वितीय हल होगा, माने केवल एक हल होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ये आपस में कहीं काटेंगे नहीं, और जब कहीं नहीं काटेंगे तो इसके कोई भी हल नहीं होगा। अब एक ये हो सकता है कि देखिए पहली रेखा इसी पर है और दूसरी रेखा भी इसी पर है, इसका मतलब दोनों रेखाओं के प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को हर जगह काट रहे हैं। यहाँ 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 हर बिंदु पर रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर है। जैसे अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो देखिए पांचों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर हैं, तो माने कह सकते हैं कि कनिष्क कनिष्क को काट रहा है, अनामिका अनामिका को काट रहा है, माध्यमिका माध्यमिका को काट रहा है। उसी प्रकार अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को काटेगा, और रेखा में चूंकि असंख्य बिंदु होंगे इसलिए इसके असंख्य हल भी हो जाएंगे, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अर्थात अगर किन्हीं दो समीकरणों के ग्राफीय निरूपण किया जाए, उनका ग्राफीय निरूपण एक प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है तो उसका केवल एक हल होगा। अगर समांतर रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं। अगर ये एक दूसरे पर रहेंगे अर्थात संपाती हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसको हम संकेत के माध्यम से देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2 इनके गुणांक हैं। अब बात ये आता है कि बिना ग्राफी निरूपण करे हम कैसे बता देंगे कि इसके अनेक हल होंगे या एक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ शर्तें होती हैं। जैसे पहला शर्त है कि यदि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो,
यहाँ से आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल सकते हैं। यदि पहला कंडीशन ये मिला है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे और उस स्थिति में केवल एक हल प्राप्त होगा। तो आपको ग्राफ न बना के बिना ग्राफ बनाए आप जान सकते हैं, यदि आप इसे निकाल लेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। दूसरा होता है कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ये प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब कि इसकी रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक ही पर रहेंगी। तो एक ही पर रहेंगे तो हर बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे एक दूसरे को, इसलिए इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। तो अगर ये कंडीशन मिलता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तब हम बोलेंगे उस समीकरण के अनेक हल होंगे। अब तीसरा A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर दो समीकरण आपको दिया गया रहेगा, उन दोनों समीकरणों से अगर हम इसको पाते हैं कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, अर्थात दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर होंगी और समांतर की स्थिति में एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, उस स्थिति में उसका कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। तो ये तीन कंडीशन होते हैं, आप बिना ग्राफ निकाले बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी। अगर आपको ये प्राप्त हो रहा है तो समझ जाइए केवल एक हल होगा। अगर ये कंडीशन प्राप्त हो रहा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अगर ये प्राप्त हो रहा है तो कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है। अच्छा, इसी से संबंधित एक होता है संगत हल और असंगत हल। अगर ये कंडीशन प्राप्त हो रहा है, ये दोनों, चूँकि इस स्थिति में हल प्राप्त हो रहा है, तो इसको आप बोलेंगे कि इस स्थिति में हल संगत होगा। अब इसमें देखेंगे कोई भी हल नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब कि ये स्थिति असंगत का है। अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 मिले या A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 मिले, तो उस स्थिति में समीकरण के हल संगत होंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन मिल जाता है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो इसका कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा।